हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पे आपके लिए यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर के लिए यूनिट 2 आपकी चल रही थी। क्या यूनिट 2 आपकी चल रही थी? यूनिट 2 मैं आपके लिए लेके आ गया। यूनिट 2 आपकी चली रही थी वैसे, ठीक है ना? कहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए देखो, यदि आपको पता होगा। यहाँ तक हम लोग कुषाण सातवाहन कुषाण यहाँ तक हमारा हो गया था। साम्राज्य विक्टन इंदु यूनानी सातवाहन हो कुषाण हो गया था। कुषाण से शुरू में करना था। यहाँ पे हमने अमरावती स्तूप कर लिया था वैसे। अमरावती स्तूप कर लिया था, बट हमें यहाँ पे कुषाण से शुरू करना है, ठीक है ना? देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, कैसे क्या है। आपको पता है मैं आपके लिए यूनिट 10 तक पूरा कंटेंट देने वाला हूँ, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देने वाला हूँ पीवाईक्यू सेशन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, पीवाईक्यू सेशन आपके लिए दे रहा हूँ। क्या प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके सेशन है, वो मैं आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना? और वो आपकी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आपको करा रहा हूँ ना कि क्लास में आपको याद कराने का प्रयास कराता हूँ, क्लास में आपके माइंड में वो चीज़ डालता हूँ। हाँ भाई, इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे पढ़ना है, ये पेपर में ऐसे पूछा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं। सातवां भी हमारा हो चुका था। सातवां, हाँ, सातवां का विस्तार भी हो चुका था। और आपको पता है, साथ ही साथ मैंने क्या किया है, साथ ही साथ आपके लिए कुछ अलग से वीडियोज़ भी दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको विदेशी यात्रियों वाली दी थी मैंने आपको, ठीक है ना? फिर आपको अमीर खुसरो पे दे दी मैंने आपको। फिर प्रमुख शिलालेख जो भी आपके हैं, आपको पढ़ने होते हैं, उन पे दे दिए, ठीक है? और साथ ही साथ मैंने आपको कौन-सी क्लास दे दी? आपके जो प्रमुख क्रोनोलॉजी अलग से क्लास चलने शुरू कर दी मैंने। धीमे-धीमे क्रोनोलॉजी आपको याद हो जाए, है कि नहीं? आज अमरावती स्तूप पे थोड़ा क्लास करेंगे, और देखते हैं। अमरावती स्तूप हो चुका है हमारा, यूनिट 2 का ये वाला पार्ट हो चुका है। कुषाण वंश से शुरू होना था, ठीक है ना? आपको बता दूँ, ये जो कंटेंट बनाया है मैंने, ये जो कंटेंट आपको बनाया है यूनिट 2 के लिए या यूनिट 10 तक के लिए पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है। मतलब पीवाईक्यू जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की प्रवृत्ति देखते हुए बनाया गया है। आपके माइंड में डाउट है, सर क्या इस कंटेंट को पढ़ के मेरा जीआरएफ हो जाएगा? मैं बोलूँ बिल्कुल भी नहीं होगा। नेट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पीएचडी? बिल्कुल भी। फिर क्या होगा? आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको पीवाईक्यू करने। आपका जेआरएफ तभी निकलेगा जब पीवाईक्यू साथ में करें, ठीक है ना? आपको मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन से ज़्यादा मैं बोलूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन से ज़्यादा आप पीवाईक्यू पे फोकस करना। आप कितना भी पढ़ लो, यदि आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए तो आपका जेआरएफ आपके हाथ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ नोट्स में होती है, उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट होते हैं, और रिपीट तो कहाँ मिलते हैं? पीवाईक्यू में मिलते हैं। वो चीज़ें कभी किसी भी नोट्स में, किसी पीडीएफ में, किसी बुकलेट में एक साथ नहीं मिलती हैं। आपको उसके लिए 15-15, 20-20 बुक पढ़नी होती है ना? इस बात का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना? ये तो क्लास वगैरह आने लगे तो शॉर्ट तरीका होगा आपको जीआरएफ निकालने का। हाँ, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, जीआरएफ निकाल लो, ऐसे तरीके, ठीक है? कुशाण यदि आपको ये कंटेंट यूजुअली बनाना था, वो पीवाईक्यू साथ में करना पड़ेगा। इसको कम से कम एक बार देख के 2-3 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा पीडीएफ से। पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? पीडीएफ जो हमारा यूट्यूब चैनल डेस्टिनी मेकर, टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको मिल जाती है, ठीक है ना? तो कुषाण वंश मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से भारत आए थे। पहली सदी ईस्वी से तीसरी सदी ईसा के आस-पास आए थे। संस्थापक कुजुल कल्पडस। कुजुल कल्पडस आपका, इसका कड़फिसिस आपका संस्थापक माना जाता है। क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत, गंगा घाटी, मध्य एशिया। अब यहाँ पे आपको मैपिंग नहीं है, कोई चित्रात्मक नहीं है, इस पीडीएफ में कोई पिक्टोग्राफिक फॉर्म नहीं है। क्यों? ये मैराथन सीरीज है, आपको रिवाइज करने के हिसाब से। आपको बता दूँ, जो टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन सीरीज, उसमें हर चीज़ पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है। उसमें हर चीज़ क्या आपकी पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है। क्यों? कि वहाँ पे आपको बहुत धीमी-धीमी चीज़ चलाई जा रही है, ठीक है ना? सिक्के, प्रवातक शिलालेख, तो सिक्के महत्वपूर्ण प्रवातक शिलालेख है। चीनी ग्रंथ आपके यहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना? इनको हन इतिहास कहते हैं। और गंधार मथुरा कला जो आपको कुषाणों के द्वारा देखने को मिलती है। कुषाण वंश का उदय, कुषाण वंश का उदय बात करें, उत्पत्ति बात करें तो यूची जनजाति से हुई थी। पूछा जाता है कुषाण किस जनजाति के थे? यूची जनजाति के थे। जो मध्य एशिया में सीथियन मूल के थे, मध्य एशिया में रहने वाले थे, और सीथियन मूल की जनजाति थी। इंडो यूनानी और शकों को हराकर कुषाणों का उदय हुआ था। क्या तो आपके इंडो यूनानी शासक आप पढ़ चुके हो, शकों को आप पढ़ चुके हो, इन दोनों को हराकर इनका उदय हुआ था। चीनी ग्रंथ में यूची से भारत का आगमन, यूची का भारत में आगमन की जानकारी मिलती है। जो चीनी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में यूची जनजाति के भारत आगमन की जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक की बात करें तो कुजुल कल्फिसिस। कुजुल कल्फिसिस एक क्रोनोलॉजी याद रख लेना। कुजुल कल्फिसिस पहला शासक था। बैक्टीरिया उत्तर पश्चिम पे कब्जा करता है, बैक्टीरिया और उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा करता है। प्रमाण कल्फिसिस नाम से सिक्के जारी किए। भीम कल्फिसिस भारत में विस्तार किया और सोने के सिक्के जारी किए। आपको पता है, कुषाणों का शासन सोने के सिक्के के लिए बहुत जाना जाता है, सोने के सिक्कों के लिए बहुत जाना जाता है। स्वर्ण सिक्के थे। अब पूछा जाएगा किस शासक के सिक्के पर सिप का प्रतीक था? तो भीम कल्फिसिस के सिक्कों पर, भीम कल्फिसिस के सिक्कों पर किसका आपका सिप प्रतीक देखने को मिलता है, सिप का प्रतीक देखने को मिलता है, ठीक है? त्रिशूल इत्यादि चीजें। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का बहुत प्रमुख शासक है। इसके टाइम पे कुषाण वंश चरम सीमा पहुंचा।
आपका शक्तिशाली शासक साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। रवातक शिलालेख, रवातक शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाएगा रवातक शिलालेख किसका है? तो रवातक शिलालेख से किसकी जानकारी मिला? रवातक शिलालेख से कनिष्क की जानकारी मिलती है। कनिष्क की जानकारी मिलती है। रवातक शिलालेख से कनिष्क की जानकारी मिलती है। हुइस्क और वासुदेव की बात करें तो हुइस्क और वासुदेव बाद के शासक रहे हैं। मथुरा शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। मथुरा शिलालेखों से इनकी जानकारी मिलती है। राजधानी क्या थी? कुषाणों की राजधानी फिरोजपुर और मथुरा, मतलब पेशावर और मथुरा, इनकी 2 राजधानियाँ थी, फिरोजपुर थी और आपकी मथुरा थी। ठीक है ना? चलो, कुषाणों की शासनिक विशेषताएँ बात करें तो राजधानी, तो राजनीति क्या थी? बैक्टीरिया, गांधार, पंजाब गांधार, एक गंगा घाटी क्षेत्र में इनका विस्तार था। शक और पार्थियन से इनका युद्ध होता है। ठीक है ना? सिक्कों पर इनके विजय चिन्ह मिलते हैं। जहाँ-जहाँ जिस-जिस क्षेत्र में जाते हैं, नवीन सिक्के तो डालते ही हैं, साथ ही साथ पुराने सिक्कों पर भी अपने चिन्ह अंकित करते हैं। ठीक है ना? प्रशासन की बात करें, केंद्रीकृत प्रशासन था, प्रांतों में छत्रप नियुक्त किए जाते थे और गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। रवातक शिलालेख से कनिष्क के रवातक शिलालेख से तुम कुषाणकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे आपका रवातक शिलालेख महत्वपूर्ण से बार-बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? आर्थिक आधार, व्यापार, रेशम मार्ग पर कब्ज़ा था इनका। आर्थिक आधार क्या भैया? रेशम मार्ग पर इनका कब्ज़ा था। रेशम मार्ग जो था, जो भारत, चीन होते हुए रोम जाता था, इस पर इनका कब्ज़ा था। ठीक है ना? इनके साम्राज्य से होकर जाता था, तो इनके लिए व्यापार स्थिति बहुत अच्छी थी। बंदरगाह की बात करें तो गुजरात के भरूच कच्छ में आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। रोमन सिक्के आपको मद्रास से मिलते हैं, जो कि रोमन से व्यापार की जानकारी में देते हैं। ठीक है? सांस्कृतिक योगदान की बात करें, सांस्कृतिक योगदान, कला, गंधर कला, मथुरा कला, ठीक है ना? सिक्के, धर्म, साहित्य आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग। तो ये सांस्कृतिक जी आपका क्या हो गया अभी? मैंने क्या पढ़ा? कुछ विशेषताएँ पढ़ी। अब सांस्कृतिक योगदान क्या था? गंधर कला। यूनानी और भारतीय मिश्रण से जो कला उपजी, जिसको गंधर कला जानते हैं, और इस समय पे आपको कुषाण प्रभाव इस पे दिखे। तब कि कुषाणों ने क्या किया? कुषाणों गंधार कला में बहुत विशेष मूर्तियाँ बनवाई। यूनानी और भारतीय प्रभाव से, जो इनके मिश्रण से मूर्ति कला का जन्म हुआ, गंधार कला में हुआ। गंधार में जो मूर्तियाँ बनाई गई गंधार कला में, अधिकांशतः या मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आप देखो बामियान बुद्ध अफ़गानिस्तान में कुषाण का प्रभाव, कुषाण काल में बनाया गया था। मथुरा कला, भारतीय शैली, बौद्ध, जैन, हिंदू प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू प्रतिमा देखने को मिलती हैं। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी आपको। सिक्के, स्वर्ण, चांदी, तांबे के सिक्के जारी किए। इन पर देवताओं, हिंदू देवताओं के चित्र, ध्यान रखना, कुषाणों के जो सिक्के हैं, कुषाणों के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के सिक्के चिन्ह उल्लिखित है, जैसे शिव का, बुद्ध का, अग्नि का। कनिष्क स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, आपको पता होगा। कनिष्क महोदय ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति कराई थी। चौथी बौद्ध संगति आपकी कराई थी। बहुधार्मिक था भाई, बौद्ध भी था, वैदिक भी था, फारसी था। मतलब इनका कार्य क्या था? बहुधार्मिक था। सभी धर्म आपको देखने को मिलते हैं। रवातक शिलालेख में देवताओं की सूची मिलती है। तो रवातक शिलालेख से कनिष्क की जानकारी मिलती है, शासन की जानकारी मिल रही है, देवताओं की सूची। कितना महत्वपूर्ण हो रहा है आपका। किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित। साहित्य की बात करें, सांस्कृतिक, संस्कृत और बौद्ध साहित्य का विकास हुआ। अश्वघोष का बुद्धचरित, अश्वघोष का बुद्धचरित इसी काल में लिखा गया। अश्वघोष का बुद्धचरित आपका इसी काल में लिखा गया। अश्वघोष का बुद्धचरित आपका इसी काल में लिखा गया, ठीक है ना? कनिष्क के काल में शायद। अब आते हैं कनिष्क प्रथम विशेष उल्लेख। कनिष्क प्रथम विशेष उल्लेख, ठीक है, क्या भी है? शासन। शासन की बात करें हम लोग, शासन में क्षेत्र कश्मीर में मथुरा बैक्टीरिया, ठीक है ना? कनिष्क कनिष्क भाई इंपॉर्टेंट है आपका। इनका शासन कश्मीर से लेकर मथुरा तक और बैक्टीरिया तक फैला हुआ था। कनिष्क का स्तूप मिलता है पेशावर से। तो आपसे पूछा जाएगा कनिष्क स्तूप कहाँ से मिलता है? पेशावर से। एक तो रवातक शिलालेख याद रख लेना, सोने के सिक्के याद रख लेना, रेशम मार्ग याद रख लेना। कनिष्क स्तूप कहाँ मिलता है आपका? कनिष्क स्तूप आपको कहाँ मिलता है बेटा? पेशावर में मिलता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। आप पूछो सर इस पीडीएफ से मुझे नोट्स बनाने हैं क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं बनाने हैं, क्यों? आपको नोट्स बनाने में टाइम लग जाएगा। पीडीएफ आपको सीधी दी जाएगी। एक बार आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूँ एक बार शॉर्ट में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट उनको मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको याद हो ही जाएँगे क्लास में। भले ही आपको मौका याद ना हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में आपको होंगे, आपके एग्ज़ाम हॉल में मदद कर देंगे, नंबर 1। दूसरा, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पीवाईक्यू में आपका आया हुआ है। मैं पीवाईक्यू क्लास के टाइम पे आपको नोट्स बनाने का बोलता हूँ कि ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। वहाँ पे आपको लिखना है। फिर इसका रिवाइज़ कैसे करें? इसका एक बार क्लास आप सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो। पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँगा, इसे लिखी हुई पीडीएफ। साफ प्लान, इसे लिखी हुई पीडीएफ आपको सेव करके शेयर करता हूँ मैं आपको बार-बार। इससे क्या है कि आप इसको देख सकें और समस्या को याद कर सकें, ठीक है ना? एक कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति होती है। यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वसुमत होते हैं और अश्वघोष होते हैं। महायान बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। बौद्ध ग्रंथ महाभिभाषा, आपको बता दूँ, बौद्ध ग्रंथ महाभिभाषा की यहाँ पे रचना होती है। बौद्ध ग्रंथ महाभिभाषा की रचना होती है, जो कि महायान धर्म से संबंधित, महायान धर्म से संबंधित है आपका।
कला और सिक्के की बात करें, बुद्ध का रूप स्वर्ण सिक्के, बुद्ध का मानव रूप और स्वर्ण सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। 1 मिनट रुकना। अरे! मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ इसलिए आवाज़ भी आपको डाउन लग रही होगी। बीमारियों का लंबा दौर निकल गया। ना कला सिक्के, बुद्ध का मानव स्वरूप, है ना? स्वर्ण सिक्के के रूप में विकास, हमारे कनिष्क के सिक्के बुद्ध चित्र, है ना? बात करते हैं कुषाणों का पतन कैसे हुआ? भाई अकबर से हुआ। ससनानी अर्थात सासानी यानी फ़ारस। आप समझिए सासानी राजवंश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सासानी राजवंश आपसे पूछा जाएगा, कहाँ देखने को मिलता है? तो फ़ारस के क्षेत्र। और गुप्त काल, गुप्तों का उदय हो जाता है। इस वजह से क्या होता है? आपका यहाँ पे भाई अकबर और गुप्तों का उदय होता है, जिसके वजह से पतन होता है। आंतरिक कमजोरी, उत्तराधिकारी संकट आपको देखने को मिलेगा। जब भी किसी भी शासन का पतन होता है, आपको उत्तराधिकारी संकट, हाँ, ठीक 375 ईस्वी तक लगभग समाप्त हो जाता है। गुप्त सिक्के अक्सर उत्तर में मिलते हैं इसी समय पे, जिससे अनुमान लगाते हैं कि इस समय पे कुषाणों के यहाँ पे गुप्त वंश का उद्भव हो चुका था। प्रभाव की बात करें राजनीतिक, मध्य एस भाई राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? मध्य एशिया के साथ एकीकरण हुआ। कैसे? रेशम मार्ग के माध्यम से। आर्थिक, व्यापार युग का स्वर्णकाल। अब देखो कला संस आपको अलग-अलग स्वर्ण युग आपके एग्ज़ाम में आते हैं। किसको किस कुषाण काल को व्यापार युग का स्वर्णकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुषाण काल को व्यापार युग का स्वर्णकाल कहते हैं। सामाजिक की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक मिश्रण, गंधर्व कला आप देख लो, यूनानियों का मिश्रण हो रहा है। संस्कृति की बात करें, कला और धर्म में योगदान, कला और धर्म में योगदान, है ना? जैसे मथुरा मूर्तियाँ देख लो, गंधार मूर्तियाँ देख लो, स्तूप देख लो, ठीक है? चलो कनिष्क का स्तूप कहाँ से मिलता है? पेशावर से। लिखा है देखो वहाँ पे लिखा है, कनिष्क का स्तूप पेशावर से। प्रभातक शिलालेख में कनिष्क का विवरण मिलता है। सिक्के कनिष्क और भीमगढ़ के सिक्के मथुरा से मिलते हैं। मथुरा और गंधार शैली में मूर्तियाँ बनाई जाती है, बुद्ध की, जैन की और सबकी। महत्व की बात करें, कुषाण व्यापार और कला का सेतु, व्यापार और कला के मध्य सेतु बने। भाई कला एवं संस्कृति का विकास हुआ, मूर्ति कला के रूप में देख लो आप लोग। हाँ, और साथ ही साथ क्या हुआ आपका? क्या देखने को मिलेगा आपको? व्यापार का विकास हुआ रेशम मार्ग के माध्यम से। योगदान, महायान बौद्ध धर्म और गंधार मिथिला का योगदान। अब आते हैं कनिष्क। कनिष्क आपको महत्वपूर्ण इसलिए मैं कर रहा हूँ, कनिष्क को मैंने 2-3 बार पटक दिया आपके लिए, जिससे आपको क्या रहे याद रहे। कनिष्क भी एक विशिष्ट टॉपिक अलग से बना दिया। ध्यान रखना, जो भी आपको बता रहा हूँ पीडीएफ पढ़ी जा रही है, कंटेंट बढ़ा जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि जो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ 2 से 3 बार रिपीट करिए। जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में बोला कि आप इस क्लास को पढ़ोगे आपका नेट नहीं निकलेगा। बात तो गलत बोली मैंने, आपका निकल सकता है, बट मैं पीवाईक्यू पे इसलिए फोकस करूँगा, आपको जीआरएफ चाहिए। देन आपको जीआरएफ चाहिए, टॉप रैंक के साथ चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? पीवाईक्यू देखना चाहिए, है ना? कुषाण की बात करते हैं, तो भाई कनिष्क की बात करते हैं। कनिष्क क्या था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। क्या रहा है? सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। अब इसकी डेट जो आपकी है, कुछ विद्वान 78 ईस्वी मानते हैं, कुछ विद्वान 127 से 158 ईस्वी मानते हैं, है ना? क्षेत्र बैक्टीरिया, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा घाटी में रहा है। प्रवातक शिलालेख से जानकारी मिलती है, सिक्कों से, बौद्ध ग्रंथों से और पुरातात्विक अवशेषों से जानकारी मिलती है। व्यापार कला और बौद्ध धर्म का संरक्षक रहा है। व्यापार कला और बौद्ध धर्म का संरक्षक रहा है। कनिष्क के उदय की बात करें, हाँ, कनिष्क के उदय की बात करें तो वंश शुरुआत की हुई, अब पता है भाई, कुषाणों को कुजुल कुजुल कल्पे से शुरुआत हुई थी। भीम कल्पे के बाद कनिष्क आया था। रवातक शिलालेख से कनिष्क का वर्णन मिलता है। शको पार्थियंस को जीता था। पुरुषपुर इनकी अर्थात पेशावर इनकी राजधानी थी। मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। कनिष्क का स्तूप पेशावर से मिलता है। लेकिन हाँ, 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी, कनिष्क पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना? बात है कनिष्क से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? भारतीय परंपरा में शक संवत को माना जाता है। भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है, उसमें शक संवत को महानता दी गई, मतलब माना गया है। शासन की बात करें तो क्षेत्र विस्तार, बैक्टीरिया, गंधार, कश्मीर, मध्य भारत तक इसने विस्तार किया। सिक्कों के प्रसार, सिक्कों से जानकारी मिलती है। क्यों? जब मथुरा से कश्मीर तक कनिष्क के सिक्के मिलते हैं, जानकारी मिलती है। प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय छत्रपराय गवर्नर होते थे। बहुसांस्कृतिक नीति, यूनानी, भारतीय, फारसी प्रभाव, मतलब कि सभी को प्रशासन में योगदान, भागीदारी के लिए मौका मिला था। सभी लोग इसके प्रशासन में अधिकारी थे। क्या? प्रभातक शिलालेख से प्रशासन विवरण मिलता है। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया। इन और में आप देख सकते हो भ्रू कक्ष बंदरगाह हो रहा है इसका, है ना? चौथी बौद्ध संगति को उसने क्या किया? संरक्षण दिया। स्थान कहाँ पे? कश्मीर कुंडल में हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष देखने को मिलते हैं। उद्देश्य क्या है? ये महायान बौद्ध धर्म का विकास। उद्देश्य क्या है इसका? महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ यहाँ पे। और बौद्ध ग्रंथ महाविभाषा से इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महाविभाषा से इसकी जानकारी मिलती है।
मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो 2 तीस 3 बार रिपीट हो रही है। मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ कि भाई जल्दी क्लास करनी हो, मैराथन है। तो अगर एक रैपिड रिवीजन होना चाहिए बस। थोड़ा स्पीड में भागता हूँ, जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है वहाँ पे रुक जाता हूँ, कुछ बकवास कर लेता हूँ, जिससे आपका दिमाग वहाँ पे रुक जाए। बुद्ध की मानव मूर्तियों की शुरुआत आपसे पूछा जाएगा, किस काल में बुद्ध की मानव मूर्ति मतलब पहले बुद्ध को आप देखो, मूर्ति के रूप में नहीं पूजा जाता था। सिर्फ़ बुद्ध के विचारों को पूजा जाता था। और जैसे ही महायान धर्म आता है उसके बाद पहली बार बुद्ध की मूर्तियाँ बनती हैं और बुद्ध की मानव मूर्तियाँ गंधार शैली बनना शुरू होती है बुद्ध की प्रतिमाएँ। ठीक है? और मानव मूर्ति के रूप में प्रथम बार, यहीं से आपको मूर्ति पूजन की शुरुआत होती है। हालाँकि आप मूर्ति पूजन तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से देख सकते हो। हालाँकि हमें पता नहीं सिंधु घाटी सभ्यता क्या बनती थी, पूजा के लिए उपयोग होती थी या किसी और घर की सजावट इत्यादि के लिए। ठीक? कला की बात करें, गंधार कला, यूनानी भारतीय शैली, बुद्ध का इतिहास चित्रण, बामियान बुद्ध की प्रतिमा देख सकते हो, कुषाण प्रभाव, मथुरा कला, भारतीय, जैन, बुद्ध, हिंदू, मथुरा से कनिष्क की प्रतिमा मिलती है, मथुरा से कनिष्क की प्रतिमा, पूछिए कनिष्क की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? बिना सर वाली, ठीक है, बिना धड़ वाली, मथुरा से मिलती है। पेशावर में कनिष्क का विशाल स्तूप मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन भी किया है। सिक्के स्वर्ण, चांदी, तांबे के सिक्के जारी करते हैं। बुद्ध से अग्नि देवता इत्यादि, मतलब भारतीय और यूनानी देवताओं के चित्र इसमें मिलते हैं। ठीक है? यूनानी खरोष्टी ब्राह्मी लिपि इसके सिक्कों में मिलती है। कनिष्क के सिक्के मथुरा से मिलते हैं। यहाँ पे प्रमुख साहित्यकार आपके देखा जाए तो अश्वघोष यहाँ पे एक साहित्यकार थे जिसने बुद्धचरित और सौंदरानंदन नामक ग्रंथों का रचना की है। ठीक है ना? यहाँ पे आपके संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना हुई है। बुद्धचरित किसका है? अभी आपसे पूछा बुद्धचरित किसका है? बुद्धचरित अश्वघोष का है। सौंदरानंदन किसका है? सौंदरानंद किसका है? अश्वघोष का है, ठीक है ना? धर्म की बात करें, बहुधार्मिक नीति, वैदिक, बौद्ध, फारसी, ठीक है ना? सभी प्रकार के धर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रवातक शिलालेख से देवताओं की सूची मिलती है। यदि बात करें कनिष्क की उपलब्धियों की, तो साम्राज्य विस्तार किया मध्य एशिया से गंगा तक। आप देख सकते हो मध्य एशिया से गंगा तक इसका साम्राज्य दिखता है। सिक्कों का व्यापक विस्तार होता है। बौद्ध विस्तार महायान वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। ठीक है ना? रेशम मार्ग के कारण इस टाइम पे क्या हुआ, व्यापारियों को स्वर्णिम हुआ। गंधार मथुरा शैली आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? मथुरा से बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, गंधार से मिलती है, कनिष्क की प्रतिमा मथुरा से मिलती है। कनिष्क की मृत्यु लगभग 150 ईस्वी में हो जाती है, संभव हत्या हुई थी जो कि विवादित है। इन्हीं ग्रंथों में कनिष्क की मृत्यु की जानकारी मिलती है। वयस्क और वसुदेव इसके उत्तराधिकारी होते हैं, तो इसके सिक्के मिलते हैं। ठीक है ना? यदि बात करें कनिष्क के टाइम पे प्रभाव क्या हुआ, तो कुषाण साम्राज्य अपने चरम पे पहुंचा, रेशम मार्ग पर नियंत्रण हुआ, व्यापारिक समृद्धि हुई, रोमन सिक्कों के रूप में आप देख सकते हो, स्वर्ण सिक्कों के रूप में आप देख सकते हो, सांस्कृतिक मिश्रण हुआ, गंधार कला का विकास हुआ, बौद्ध धर्म और कला में क्रांति हुई, मथुरा मूर्तियाँ देख लो, गंधार मूर्तियाँ देख लो, ठीक है ना? इस प्रकार से आपने देखा। और साथ में मथुरा प्रतिमा, कनिष्क की मूर्ति आपको हेडलेस, मथुरा प्रतिमा मतलब मथुरा से कनिष्क की मूर्ति मिलती है आपको हेडलेस, हेडलेस मतलब बिना सिर के, ठीक है ना? बिना सिर वाले वाली धड़ मिलता है आपको मथुरा से, ठीक है ना? कुषाण शक्ति का प्रतीक, कुषाण शक्ति का प्रतीक, ठीक है ना? महत्व, बौद्ध धर्म, कला, व्यापार का बढ़ोतरी हुई। ये कनिष्क के बारे में हमने इसमें से पढ़ लिया। क्या? अवंती शक क्षत्रप कौन थे? शक क्षत्रप आपके सीथियन मूल के थे। शक क्षत्रप आपके सीथियन मूल की शक्ति पश्चिम भारत में स्थापित होती है। शक क्षत्रप आपके सीथियन मूल के थे। देखो, आपके कुषाण किसके हुए? यूची जनजाति हो गए। शक किसके? सीथियन मूल के हो गए। ठीक है ना? शक मूल की शक्ति पश्चिम भारत में स्थापित हुई। ये पहली से चौथी शताब्दी में। गुजरात, मालवा, राष्ट्र, महाराष्ट्र, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना? यदि बात करें गौर से, तो इस क्षेत्र में कौन था फिर आपका? इस क्षेत्र में कनिष्क महोदय बैठे हुए थे, है कि नहीं? इस क्षेत्र में कनिष्क महोदय बैठे, यहाँ पे शक क्षत्रप आप देख रहे हैं। हम लोग पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जानते हैं। शक क्षत्रपों को पश्चिमी क्षत्रपों के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है ना? नासिक शिलालेख से, जूनागढ़ शिलालेख से सिक्कों से इनकी जानकारी मिलती है। सातवाहन और कुषाण के समकालीन थे। सातवाहन और कुषाण के समकालीन कौन थे? सातवाहन और कुषाण के समकालीन थे। ठीक है ना? और जब समकालीन थे, तो सातवाहनों के स्रोतों से भी शकों की जानकारी मिलेगी, कुषाणों को से भी मिलेगी। यदि शकों के स्रोतों से क्या इन दोनों की जानकारी मिलेगी, मतलब अधिकांश यहाँ पे क्या होंगे, स्रोत अध्ययन के समान होंगे। इस बात को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना? ये क्या आपका माइंड मैप है, आपके ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। देखो आपको पता है फैक्चुअल पेपर है आपका यूजीनेट का, बट फैक्ट से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है?
सख छत्रपों का उदय कैसे हुआ? क्या? सख छत्रपों का उदय कैसे हुआ? उदय पे आने पहले मैं आपको एक चैनल दिखा दूँ अपना। आप जो वीडियो देख रहे हैं क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगी, यूजीसी नेट के लिए, ठीक है ना? यूजीसी नेट के लिए जो क्लास मिल रही है आपके लिए, इस चैनल पे मिलती हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो आप जाओगे ना, तो ये आपकी प्लेलिस्ट है किसी पीवाईक्यू की। सॉरी, जो आपकी क्लास अभी चल रही है इसकी प्लेलिस्ट है आपकी, यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 टारगेट क्लासेस। यूजीसी नेट हिस्ट्री पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना? ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट रैपिड रिवीजन सीरीज आपको मिल रही है, वेरी टू द पॉइंट सीरीज। अभी आपकी क्या स्लो चल रही है? ये आपकी बहुत स्लो चल रही है। स्लो क्यों चल रही है? बहुत धीमे कंटेंट बनाना पड़ता है इसमें, बहुत पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट है, बहुत माथा-पच्ची। ये आपकी हाई लेवल की सीरीज़ है, पर बहुत स्लो जा रही है और आपकी स्लो ही जाएगी अभी एग्ज़ाम तक। तो ये आपके इस एग्ज़ाम को फोकस नहीं करिए, यहाँ पे इसको चेंज करके कर दूँगा नेट जीआर 2025 हटा दूँगा इसमें। अगर आपके लिए अभी फिलहाल में 2 महत्वपूर्ण सीरीज़ है। कौन-कौन सी? एक ये वाली, आपको दिखा इसमें बीच में रहा थोड़ा बहुत आपको बता दूँ क्या से क्या है। तो इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपको सिर्फ़ यूनिट वाइज़ क्लास नहीं चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अलग से मिल जैसे यहाँ पे लिखा है विदेशी यात्रियों का आगमन। यहाँ पे एक प्रॉपर एक अलग से क्लास आपको मिल गई है, ठीक है ना? साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दिया आपका टीजी नेट मैराथन, जो आपको मैराथन चल रहा है, वैदिक काल मैराथन चल रहा है, मैराथन चल रहा है, मैराथन मैराथन। ये पूरा आपको देखो अशोक की शिलालेख अलग से मिल गया आपको, है मैराथन का पार्टी। अमीर खुसरो आपको अलग से दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे आपका जो 2 क्लास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा अलग से दे दी, मतलब कि इसमें आपको यूनिट 1 से 10 तक तो कंटेंट मिलने वाला है ही। साथ ही साथ अलग से जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लगता है टेक्नोलॉजी चाहिए या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, वो आपको दे रहा हूँ। बाद में इनकी क्या करूँ, लास्ट में आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले एक अलग से उनकी प्लेलिस्ट बना दूँगा मैं, जो आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगी, ठीक है ना? चलो, बात है अपने टॉपिक पे। शक छत्रपों का उदय। उदय की बात करते हैं हम लोग। अब देखोगे उत्पत्ति की बात करें हम लोग, उत्पत्ति की। मध्यकाल से और मध्य एशिया से आई सीतेन जनजाति से हुआ था। इंडो यूनानियों को हराकर भारत में प्रवेश किया था। चीनी ग्रंथ में शकों के आगमन की जानकारी मिलती है। देखो, चीनी ग्रंथ में शकों की भी मिलती है और कुषाणों की भी मिलती है। शकों की भी, कुषाणों की। मैंने क्या बोला? अब ये तीनों समकालीन है। सातवाहन हुए, कुषाण हुए और शक हुए। तो कुषाण और शक बाहरी है, सातवाहन स्थानीय है। इनके सोर्स थोड़ा अलग हो सकते हैं और सबके सोर्स समान मिलेंगे। तो आपके इंडिया के अंदर सोर्स समान होंगे, और जो बाहरी सोर्स होंगे वो अलग-अलग होंगे, है कि नहीं? 2 शाखाओं की बात करें, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। हम पश्चिमी क्षत्रपों को पढ़ते हैं, पश्चिमी क्षत्रप को पढ़ते हैं, ठीक है ना? उत्तर में मतलब सिंधु क्षेत्र में कुषाण के अधीन रहते थे। पश्चिम में जो स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है ना? गुजरात, मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र थे। प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। जूनागढ़ आपका अभिलेख किसका? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, याद है ना? अखंड संस्कृत में लिखा हुआ। बात करें प्रमुख शासकों की, भूमक। भूमक आपके प्रारंभिक शासक थे, भूमक। भूमक आपके प्रारंभिक शासक है। ठीक है, इसके सिक्कों पर भूमक नाम मिलता है। नहपान आपका चरम शासक था, जो कि सातवाहन से संघर्ष करता है। नहपान सातवाहन से संघर्ष करता है। नासिक शिलालेख में सातवाहनों के नासिक शिलालेख में नहपान का उल्लेख है। रुद्रदामन आपका आता है, सबसे प्रसिद्ध शासक था। जूनागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। जूनागढ़ शिलालेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील की पुनरुत्थान की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन ने क्या कराया था? इसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है ना? कष्टन आपके अंतिम शासक होते हैं, बाद में अन्य शासक भी होते हैं। उज्जैन से इनके सिक्के मिलते हैं, उज्जैन क्षेत्र में सिक्के मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा शक छत्र आपको उज्जैन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं कि नहीं? हाँ, मिलते हैं, ठीक है। शक छत्रपों की विशेषताएं बात करें, क्षेत्र कैसे भैया? मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उज्जैन। सिक्कों से जानकारी मिलती है। प्रमाण की बात करें तो प्रशासन की, शक क्षत्रप और महाक्षत्रप में डिवाइड थे। क्षत्रप और महाक्षत्रप में डिवाइड थे, शासक अधीनस्थ, ठीक है। मौर्य प्रभाव था, कर और सैन्य व्यवस्था पर मौर्यकालीन प्रभाव देखने को, आपने देखा सातवाहनों में भी मौर्यकालीन प्रभाव देखने को मिलता है, और इसमें शकों में भी आपको मौर्यकालीन प्रभाव देखने को मिल रहा है। जूनागढ़ शिलालेख में रुद्रदामन के प्रशासन की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ शिलालेख में रुद्रदामन के प्रशासन की जानकारी मिलती है। यदि आर्थिक आधार की बात करें, रोमन संपर्क, बंदरगाह, ठीक है ना? भूगर्भ था। सुदर्शन जी का पुनर्निर्माण कराया इनने, किसने? किसने? रुद्रदामन ने, ठीक है ना? इसके सिक्के गुजरात से मिलते हैं, रोमन सिक्के। मतलब आप देख रहे हो, उत्तर मौर्य काल या पूर्व गुप्त काल में आपका रोम साम्राज्य से कितना व्यापार था। आपको हर क्षेत्र में रोमन सिक्के दिखाई दे रहे हैं। हर क्षेत्र में क्या? रोमन सिक्के दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि आपका रोमन व्यापार बहुत उच्च मात्रा में फैला हुआ था। ठीक है, रोमन व्यापार का उच्च मात्रा में फैला हुआ था। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो कला, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म को संरक्षण, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्यों वहां से? एक सेकंड।
है ना? अब बात करते हैं हम लोग कला की। बौद्ध संरक्षण दिया, गुफाओं को, स्तूपों को संरक्षण दिया। ठीक है, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा एक सेकंड यार। ये कभी-कभी टेक्नोलॉजी है ना, बेकार टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा साहब, पॉज़ करते कभी-कभी ना टेक्नोलॉजी परेशान करती है, टेक्नोलॉजी 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 बोलते हैं, टेक्नोलॉजी क्या नासिक की गुफाओं से नहपान की दान देने को मिलती है। नासिक की गुफाओं के लिए नहपान ने दान दिया था। सिक्कों की बात करें तो चांदी के सिक्के यूनानी प्रभाव, ठीक है ना? शासक, त्रिशूल और सूर्य, मतलब आपको यहाँ पे आपको शकों में शक शासकों के सिक्कों में आपको शासक का चित्र मिले, ठीक है? शासक का चित्र मिले, है ना? ये आपका यूनानी प्रभाव है। सिक्कों पर शासकों का चित्र मतलब यूनानी प्रभाव को दर्शाता है। या सिर्फ़ इस कारण में जब भी आपको सिक्कों पर शासक के चित्र मिले, आपको यूनानी प्रभाव दर्शाने को मिलेगा। नहपान और रुद्रदामन के सिक्के मिलते संस्कृत का संरक्षण दिया है। जूनागढ़ का शिलालेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया, पहला अभिलेख है। धर्म की बात करें तो वैदिक और बौद्ध धर्म का समन्वय हुआ। रुद्रदामन का वैदिक उल्लेख मिलता है कि इसने वैदिक यज्ञ कराए थे। क्या रुद्रदामन आपको महत्वपूर्ण इसलिए यहाँ पे देखते हैं रुद्रदामन के बारे में। शासन भाई पश्चिमी क्षत्रप इसके समय पे चरम पे था। सातवाहनों से विजय प्राप्त की विदा क्या जूनागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। मौर्य काल की झील का पुनर्निर्माण कराया, जो कि जूनागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। संस्कृति, संस्कृत का प्रथम प्रमुख अभिलेख जूनागढ़, वो भी क्या काव्यात्मक शैली में, वो क्या काव्यात्मक शैली में, याद रखें काव्यात्मक शैली में, है ना? सक्षत्रप और सातवाहनों का संबंध, तो नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी के मध्य युद्ध हुआ था। गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया था। नासिक शिलालेख से शक विजय की जानकारी मिलती है। नासिक शिलालेख से शक विजय की जानकारी मिलती है। पुनरुत्थान, रुद्रदामन ने पुनः क्या किया था, क्षेत्र पर प्राप्त किया और जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। नक्षत्रपों के पतन की बात करें तो कारण गुप्तों का आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत किया था। आपने देखा कुषाणों ने भी क्या किया था, शकों का अंत किया था। ठीक है, मतलब कुषाणों से युद्ध चल रहा था इनका। आंतरिक कमजोर उत्तराधिकार संकट, ठीक है ना? तो गुप्त सिक्के मिलते हैं उज्जैन में। भाई शकों के सिक्के मिल रहे थे अभी, लेकिन रुद्रदामन के, नहपान के, ठीक है ना? सिक्के मिले, एवेस्ट के सिक्के आपको मिल रहे थे। इनके बाद क्या आपको गुप्तों के सिक्के मिलते हैं, ठीक है ना? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है। गुप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है। प्रभाव की बात करें, शकों ने क्या पश्चिमी क्षेत्र में खेती शक्ति थी, ठीक है? व्यापार में समृद्धि प्राप्त हुई यहाँ पे। विदेशी भारतीय मिश्रण शुरू हुआ। सिक्कों पर प्रतीक देख सकते हो, यूनानी प्रभाव देख सकते हो, माया देख सकते हो, सिक्कों पर आप चित्र देख सकते हो व्यक्तियों के, ठीक है ना? संस्कृत की बात करें तो संस्कृत और बौद्ध कला का विकास हुआ, ठीक है ना? संस्कृत देखो तो आप जूनागढ़ का अभिलेख आपका संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। पुरातत्व प्रमाण की बात करते हैं, जूनागढ़ शिलालेख। पुरातत्व की बात करें तो जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन का विवरण, ठीक है ना? नासिक शिलालेख नहपान और सातवाहन, नासिक शिलालेख क्या, नहपान और सातवाहन संघर्ष आपको देखने को मिलता है नासिक शिलालेख से, ठीक है ना? सातवाहन का नासिक शिलालेख, नासिक की गुफाओं को नहपान ने दान दिया था। नहपान और रुद्रदामन उज्जैन से आपको मिलते सिक्के, ठीक है ना? महत्व की बात करें तो पश्चिम भारत में सेतु का काम किया, जो काम सातवाहनों ने किया था वही इन्होंने किया। व्यापार संस्कृत कला को क्या दिया इन्होंने, बढ़ावा दिया। अब रुद्रदामन और सुदर्शन झील, सुदर्शन झील आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं, जो अलग से टॉपिक लिख दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ जो जो टॉपिक आपके महत्वपूर्ण है, सब इसमें मिलेंगे, सब इसमें मिलेंगे। बात करें हम लोग सुदर्शन झील की, तो रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी नक्षत्रप सबसे प्रसिद्ध था, ठीक है ना? गुजरात, मालवा, कटिया क्षेत्र पे इसने क्या किया, शासन किया। मौर्य काल की सिंचाई परियोजना रुद्रदामन द्वारा पुनर्निर्मित की गई, जो कि जूनागढ़ के शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। उदय बात करें, रुद्रदामन वही वही पश्चिमी छत्र चष्टन वंश का, चष्टन का वंशज था, का वंशज था। जूनागढ़ शिलालेख से रुद्रदामन का परिचय मिलता है। नहपान के बाद क्या किया, शक्ति का पुनरुत्थान किया। आपने देखा नहपान किससे, या गौतमीपुत्र सातकर्णी से हार गया था, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से हार गया था। यहाँ पे किसने काम किया फिर, रुद्रदामन ने काम किया। शासन की विशेषताओं की बात करें तो गुजरात, मालवा, उज्जैन था। सिक्कों का प्रसार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सैन्य विजय की बात करें, सातवाहनों पर विजय प्राप्त की रुद्रदामन ने, ठीक है ना? महाराजा धिराज की उपाधि धारण करता है, क्या महाराजा धिराज की उपाधि धारण करता है। जूनागढ़ शिलालेख में विजय उल्लेख है, तो आपको याद रखना जूनागढ़ शिलालेख सिर्फ सुदर्शन झील की जानकारी नहीं देता है। जूनागढ़ शिलालेख सिर्फ सुदर्शन झील की जानकारी नहीं देता है, बहुत अन्य जानकारी भी देता है। क्यों, तो मुख्यतः किससे संबंधित है आपका, रुद्रदामन से, रुद्रदामन से। हाँ? कुशल शासक था, जन कल्याण पर जोर दिया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। भक्ति की बात करें तो
यहाँ व्यक्तित्व में क्या विद्वान, संस्कृत प्रेमी, बहुकौशल योद्धा और कवि था, है ना? सम्राट की बात करें, सातवाहनों से साम्राज्य पुनः प्राप्त किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी से, है ना? जूनागढ़ अभिलेख से सातवाहनों का संदर्भ भी मिलता है। ध्यान रखना मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस बोला मैं तीनों एक कार्य करें तो कहीं न कहीं सबके डॉक्यूमेंट से, सबके स्रोतों से तीनों की जानकारी मिलेगी। शकों की, कुषाणों की और सातवाहनों की, ठीक है ना? आता है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की बात करते हैं हम लोग। सुदर्शन झील की उत्पत्ति कब हुई थी? मौर्य काल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। गिरनार पहाड़ियों पर गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई और जलापूर्ति के लिए हुई थी। जूनागढ़ शिलालेख मौर्य काल का उल्लेख मिलता है। विनाश की बात करें तो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति हो गया था। ठीक है ना? रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में पुनर्निर्माण कराया गया था। बिना कर बढ़ाए स्वयं के खजाने से मरम्मत का बिना कर यहाँ पर कथन कथन कराने वाला क्वेश्चन आ सकता है। कथन कराने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि राजा ने दर्शन झील का पुनरुत्थान कराया था। दूसरा क्या लिख देगा कि आर्थिक व्यवस्था के लिए कर वृद्धि की थी। ठीक है? तो आर्थिक व्यवस्था के लिए कर वृद्धि नहीं की थी। आर्थिक व्यवस्था के लिए कर वृद्धि नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था? अपनी जेब से रुपया लगाया था। ठीक है ना? रचना की बात करें तो मिट्टी और पत्थर के बांध बनाए गए थे। मिट्टी और पत्थर के बांध से जूनागढ़ शिलालेख पुनर्निर्माण, कृषि समृद्धि जन कल्याण। ठीक है? महत्व की बात करें, प्राचीन भारत में जल प्रबंधन का उदाहरण मिलता है। रुद्रदामन की प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण मिलता है। शिलालेख में 100% की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ शिलालेख गिरनार पहाड़ी पे संस्कृत का है, प्राकृत प्रभाव मिलता है, ब्राह्मी लिपि। जूनागढ़ शिलालेख है। रुद्रदामन के गुणों की जानकारी मिलती है। सुदर्शन जी के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। सात वाहनों पर विजय का दावा मिलता है। शिलालेख काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। शिलालेख काव्यात्मक शैली में लिखा है। प्रथम विशेष संस्कृत का अभिलेख है। प्रथम विशेष संस्कृत का शिलालेख है। शक छत्रपों की सांस्कृतिक ऊंचाई की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? प्रभाव की बात करें यदि हम लोग भाई शकों के प्रभाव की, पश्चिमी क्षेत्र पर पहुंचा, सॉरी, रुद्रदामन के प्रभाव की बात करें, राजनीतिक प्रभाव क्या था भैया? पश्चिमी क्षेत्र अपने चरम पे पहुंचा। सुदर्शन झील में से कृषि वृद्धि हुई। विदेशी भारतीय समन्वय देखा गया। सांस्कृतिक और प्रशासनिक कला में वृद्धि हुई। उसके बाद में आपके उत्तराधिकारी आते हैं, रुद्र सिंह, दामाजी, तामस दस्तरी। यहाँ पे गुप्त आक्रमण होता है, इससे पतन हो जाता है। इससे पतन हो जाता है आपका, ठीक है ना? अब आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य, संगम साहित्य को पढ़ेंगे हम लोग नए सेशन में। संगम साहित्य को पढ़ेंगे हम लोग नए सेशन में। मैं पता अभी आपको आप देखोगे, इसके पहले मैं महिला पर्यवेक्षक को पढ़ाया था एमपी। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पे हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, या तो वीकनेस मानो, नहीं आ रही हिम्मत। 1 घंटे की क्लास में डाउन हो जा रहा हूँ मैं। जिस दिन आ जाएगी ना, याद रखना मैं पूरा एक-एक क्लास सीधा एक-एक यूनिट रिकॉर्ड करूँगा पूरी, है ना? एक-एक यूनिट आपकी प्रॉपर रिकॉर्ड हो। इस बात का ध्यान है। चलो, संगम साहित्य की शुरुआत करें हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज ही आपको मिल जाएगी दोनों क्लास, ठीक है ना? संगम साहित्य। बहुत अच्छे से संगम साहित्य करा गया है। बहुत प्रश्न आते हैं संगम साहित्य से, बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं लोग नेक्स्ट सेशन में संगम साहित्य के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू सेशन को देखते रहें। पीवाईक्यू सेशन को ज़रूर देखते रहें।